हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे शैडो ऑफ 750 Ti पे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये इसके ऊपर है कि AMD के CPUs जो वो ज़्यादा हीट करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि सेकंड जेन मैं नहीं बोलूँगा, जो कि थर्ड जेन के CPU खरीद रहे हैं, लाइक 3600, 3700, 3500, इनको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है। एंड बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बोला जा रहा है कि ये जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इज़ जस्ट क्वाइट गुड फॉर AMD CPUs। एंड जो कि सही में अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि इंटेल के जो CPUs है वो भी ओवरक्लॉक करने के टाइम 95 पे रन करते हैं AIO होने के बावजूद भी। तो हाँ, अगर तुम नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, मतलब नॉर्मल कोई ओवरक्लॉकिंग के अलावा भी तुम्हारा CPU जो वो 95 पे रन करा है, देन ये एक ठीक बात नहीं है। लेकिन AMD क्लेम करता है ऑफिशियली कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ जस्ट गुड फॉर योर CPU, मतलब वो हैंडल कर सकता है, कोई डाउन क्लॉक, कोई थ्रॉटलिंग वगैरह नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ऐसा मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये CPU इतना ज़्यादा हीट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं पहले जनरेशन CPUs की, जो कि Ryzen 5 फर्स्ट जेन था। अब फर्स्ट जेन का CPU मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका जो ऑल कोर बूस्ट होता है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है, जो कि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, PCBL वाला वीडियो जो था। तो मेरा यहाँ पे जो ऑल कोर बूस्ट है वो 3 पॉइंट जाता है, मतलब सारे के सारे को 3.4 पे रन करते हैं। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो कि 3.6 तक चला जाता है, एक या फिर एक दो कोर ऐसे चला जाता है। इसके बावजूद भी जो मेरा टेम्परेचर रहता है वो, मतलब स्ट्रेस पे, CPU स्ट्रेस पे वो सिर्फ और सिर्फ 78 है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ Ryzen 5 3600 की, जिसका टेम्परेचर चला जाता है भाई 95। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर वाइज, तो यहाँ पे आपको Ryzen 1600 आप खरीदते हो, Ryzen 5 जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 14 नैनोमीटर FinFET पे बेस्ड है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें 3600 की, जो कि 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है भाई, लेकिन फिर यहाँ पे इतना सारा टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे दो मेजर फैक्टर है। एक है AMD का कूलर, जो कूलर इसके साथ आपको मिलता है, जो स्टॉक कूलर। एंड दूसरा रीज़न है जो कि है इन लोगों का जो V-Core वोल्टेज है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ V-Core वोल्टेज के ऊपर। तो जैसा कि तुमको पता है, जितना जितना तुम्हारा जो ट्रांजिस्टर है वो छोटा होता जाता है, मतलब तुम्हारा जो फेट भी अंदर यूज़ होता है, बिलियन नंबर ऑफ फेट ऑफ ट्रिलियन नंबर ऑफ फेट, उसका जो गेट लेंथ है वो दिन ब दिन छोटा होता जाता है। एंड दैट इज़ वाई तुमको कम V-Core वोल्टेज लगता है उन गेट को ओपन एंड क्लोज करने में, बेसिकली ओपन करने में। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7 नैनोमीटर वाले 3600 या फिर 3500 थर्ड जेन के जितने भी CPU है उस पर कम V-Core वोल्टेज लेने की बात है, ऐसा ही है ना। लेकिन जहाँ पे तुम देखोगे कि मेरा जो Ryzen 1600 है, 1600 Ryzen 5 1600 जो कि फर्स्ट जेन का CPU है, ये वाला CPU कितना कंज्यूम करता है, 1.2 वोल्ट के आसपास V-Core रहता है। मतलब VID मैं उसी के आसपास सेट करता हूँ, जो कि V-Core नहीं है, बट ठीक है, एस्टिमेशन लगा के चलो कि VID हम लोग 1.2 के आसपास सेट करते हैं। अब अगर हम लोग 7 नैनोमीटर वाले कोई CPU यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड है, लेकिन उसके अंदर तो भाई V-Core मतलब VID उसके आसपास जो है, जो VID तुम्हारा है, VID कम रखना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उस पर भी हम लोग को वही सेम V-Core वोल्टेज रखना पड़ता है, या फिर मुझे बोलना चाहिए सॉरी VID रखना पड़ता है, जो कि 1.2 या फिर 1.3 के आसपास होता है। अब आपको कुछ गिने चुने बंदे ही मिलेंगे जो कि एंथुसियास्ट टाइप के होते हैं एंड PC लेने के बाद वो ऑफसेट वोल्टेज सेट करके रखते हैं ऑल दैट। लेकिन मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ कस्टमर जो है वो इतना कुछ नहीं चाहते, वो भाई सिर्फ और सिर्फ PC बिल्ड करना चाहते हैं, देन उसको एंजॉय करना चाहते हैं ना। उनको ऑफसेट वोल्टेज का आइडिया होता है कि कैसे ऑफसेट वोल्टेज सेट करें, एंड वो करेगा भी क्यों भाई, वो एक नॉर्मल कंज्यूमर है। तो उन सिचुएशन में उसका CPU ज़्यादा हीट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम V-Core वोल्टेज के देने के बावजूद भी तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पुश करो। क्योंकि आज के जितने भी CPUs है, जो कि थर्ड जेन के CPUs तुमको मिलेंगे 3600 3500, इनके अंदर तुमको बेस क्लॉक कितने का मिल जाता है। मेरा एक दोस्त जो कि अभी भी PC बिल्ड किया, उसने 3600 के साथ, कोई X वेरिएंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल 3600 के साथ उसको जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, आई डोंट नो उसका प्रिसिजन बूस्ट ओवरड्राइव एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि B550 के अंदर आई डोंट नो, मैं भी श्योर नहीं कि उसके अंदर सपोर्ट है कि नहीं। बट उसका जो ऑल कोर है वो तकरीबन 3.6 के आसपास लाई करता है। ऑल कोर उसका जो है वो 3.6 के आसपास है। तो डेफिनेटली आप ये तो मानोगे कि फर्स्ट जेन के CPU के मुकाबले जो थर्ड जेन के CPUs है उनके क्लॉक स्पीड ज़्यादा है, साथ ही में सेम V-Core वोल्टेज है। तो सेम V-Core वोल्टेज में अगर किसी ट्रांजिस्टर को तुम ऑफ ऑन करोगे एंड उसका फ्रीक्वेंसी, उसका क्लॉक जो है उसको भी इंक्रीज करोगे, तो क्या तुमको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा? ये बात इतना प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। तो इसलिए तुमको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि V-Core वोल्टेज सेम है लेकिन क्लॉक भी तुम इंक्रीज कर रहे हो। ऐसा करो ना कि तुम्हारा V-Core वोल्टेज तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है दिन ब दिन, क्योंकि तुम्हारा ट्रांजिस्टर छोटा हो रहा है एंड साथ ही में तुम अपने क्लॉक को इंक्रीज करते जा रहे हो, तब ना तुम्हारा टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। अब आते हैं भाई सेकंड चीज़ पे, जो कि है तुम्हारा कूलर।
अब जैसे कि तुमको पता है जब AMD का A सीरीज या फिर FX सीरीज CPUs थे उस टाइम पे AMD बदनाम था भाई, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था इसलिए, एंड बाकी उसका IPC तो और भी गंदा था, इसीलिए लोग उस वाले CPUs को A सीरीज या फिर FX सीरीज के CPUs को खरीदते नहीं थे क्योंकि वो ज़्यादा हीट जनरेट करता था एंड साथ ही में उसका IPC भी कम था। नाउ यहाँ पे जब AMD ने अपना फर्स्ट जेन राइजन लॉन्च किया, उसने सोचा कि चलो यार हम लोग तो वैसे भी मतलब जो नॉर्मल कस्टमर होता है उनको हम लोग अच्छे खासे कूलर देते हैं, एटलीस्ट इंटेल के मुकाबले तो अच्छे खासे कूलर ही देते हैं, क्यों ना हम लोग कूलर के अंदर कुछ ऐसा ट्विकिंग करें जो कि टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा इंपैक्ट दिखाए, कस्टमर जो उनको थोड़ा और कम टेम्परेचर मिले। इन लोगों ने क्या किया, जो रिद इन लोगों का क्या बोलते हैं उसको, स्टेल्थ नहीं बोलूँगा, रिद स्पायर जो कूलर है जो कि आपको बेसिकली राइजन 5 के साथ मिलता है, ठीक है, जो कि बड़े वाले कूलर है। एंड फर्स्ट जेन के अंदर अगर आप रिड स्पायर कूलर देखोगे तो उसके अंदर आपको एक कॉपर वेपर चेम्बर मिलता था, जो कि मुझे भी मिला है क्योंकि मैंने फर्स्ट जेन का CPU परचेस किया है। तो एज यूजुअल मुझे वो वाला कूलर मिल गया है, मतलब उसके बीच में एक कॉपर आपको कैप दिखेगा एंड उसके अंदर एक वैक्यूम टाइप का है जिसके अंदर कॉपर एक स्पेशल टाइप ऑफ वेपर दिया जाता है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, मतलब CPU से लेकर तुम्हारा फैन तक, मतलब ऊपर तक, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो मैं किसी और वीडियो में शायद डिस्कस कर दूंगा, बट अभी के लिए तुम मान लो कि वो चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन अगर तुम देखोगे कि नॉर्मल जो 3600 है, मतलब थर्ड जेन के CPUs जो है, इसके अंदर तुमको क्या कूलर मिलता है, एक घटिया कूलर मिलता है, जो कि क्या है कि भाई तुमको मिलता है भाई रिथ स्टेल्थ कूलर, जो कि भाई राइजन 3 के साथ मिलना चाहिए, लेकिन वही चीज़ तुम्हें किसके साथ मिल रहा है, 3600 के साथ। अब छोड़ो 3600 की बात, हम लोग चलते हैं 3600X की तरफ, जिसका TDP कितना है, ज़्यादा है, 95 वॉट TDP लेके चलता है। उसके साथ भी AMD क्या कर रहा है कि रिथ स्पायर कूलर दे रहा है। चलो सही बात है, यहाँ पे AMD रिथ स्पायर की तरफ मूव कर गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉपर वेपर चेम्बर नहीं है जो कि AMD पहले देता था। तो कूलर के अंदर भी AMD ने डिग्रेडेशन दिखा दिया है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन मैंने नोटिस किया है, एंड ये मेरा ही फॉल्ट था कि मैंने अपने दोस्त को बोला था कि भाई मुझे ये पता नहीं था कि इसके जो स्टॉक कूलर है ये इतना घटिया हो चुके हैं। अब कुछ लोग के पास एक और भी रीज़न है कि AMD का जो है वो चिपलेट बेस्ड डाई है, एंड उसका जो IO डाई है वो बीच में बैठा होता है, एंड एक साइड पे एक कॉर्नर पे तुम्हारा CCD होता है जिसके अंदर एक्चुअल कोर कॉम्प्लेक्स होता है, एंड जो कोर सबसे ज़्यादा हीट करते हैं, क्योंकि IO डाई का काम उतना ज़्यादा नहीं होता, तो CCD के अंदर जो कोर कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं उनके भाई ट्रिमेंडस अमाउंट में वो हीट जनरेट करता है। तो अब तुम्हारा हीट क्या हो रहा है, एक कॉर्नर से डिसिपेट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर से तुम्हारा हीट जो है डिसिपेट हो रहा है। लेकिन क्या ये उतना मैटर करता है, क्या इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके इतना ज़्यादा CPU जो है वो हीट जनरेट करता है? नहीं करता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राइजन के जो फर्स्ट जेन CPUs थे उनके अंदर भी तो चिपलेट डाई थे, क्या उनके अंदर भी मोनोलिथिक डाई थोड़ी था भाई, उसके अंदर भी तो चिपलेट बेस्ड डाई था, लेकिन फिर भी उनके टेम्परेचर जो इतना कन्फाइंड कैसे एक छोटे से जगह के अंदर 78 डिग्री टेम्परेचर इन स्ट्रेस, सोच सकते हो, मतलब पूरा स्ट्रेस पे है तुम्हारा CPU, तब जाके तुम्हारा 78 पे अटका हुआ है। तो चीज़ यहाँ पे है, अगर तुम शिफ्ट भी कर देते हो उसको बीच में एंड तुम थोड़ा बहुत CPU ब्लॉक को एडजस्ट कर लेते हो, कितना टेम्परेचर तुम मैनेज कर लोगे। एंड AMD को भी अभी काइंड ऑफ पता चल गया कि भाई डेस्कटॉप मार्केट में उन लोगों का CPU भाई किंग है, सिंग इज किंग लाइक थिंग्स लाइक दैट। तो क्या पता है, तो AMD भी जानता है कि किसी को अगर कूलर अच्छा नहीं लगेगा तो वो एक आफ्टर मार्केट कूलर ले लेगा, लेकिन CPU तो हमारा ही बिकेगा। तो भाई चलो अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट इंटेल से तो कम प्राइस में ही मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ भाई AMD ठीक नहीं कर रहा हो भाई, अच्छे खासे कूलर दिया करो भाई। पहले जनरेशन के कूलर की तरफ देखो, कितने अच्छे खासे कूलर मिलते थे, अब कूलर जो तुम दे रहे हो उसकी तरफ देखो। तो खैर छोड़ो, ये था ये वीडियो, एंड या सब्सक्राइब कर देना यार। देखो मैं PC लेट कंटेंट बनाता हूँ, सारे टाइप के PC लेट कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे, तो देख लो, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग हेल्दी गेमिंग एंड स्टे सेफ।